हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में शाहजहां के बारे में चर्चा हो रही थी। शाहजहां का अंतिम दिन और उत्तराधिकार का युद्ध, ऐसा युद्ध जो मुगल के समय में विद्रोह का दौर तो देखा गया, लेकिन उत्तराधिकार के लिए 5-5 युद्ध लड़े जाएं, ऐसा पहली बार हुआ। जिस मुगल साम्राज्य को बाबर ने स्थापित किया था, उसे उत्तराधिकार के रूप में खूनी तब्दील कर दिया औरंगजेब ने। उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। शुरू करते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध। अब शाहजहां बीमार थे, लेकिन शाही सेना में और पदाधिकारियों में ये विश्वास था कि दारा शिकोह उत्तराधिकारी होंगे और अगला बादशाह होंगे। लेकिन ये बात अन्य भाइयों को अच्छी नहीं लगी। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी था औरंगजेब। ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसके सिवा बादशाह कोई और बने। लेकिन जो कि शाह शुजा और मुराद, इन दोनों ने उतावलापन दिखाया। शाह शुजा ने तो यहाँ तक रूमर फैला दिया कि हमारे वालिद यानी कि शाहजहां को दारा शिकोह ने जहर देकर मार दिया है और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। इन्होंने जब बादशाह घोषित कर दिया तो मुराद कहाँ पीछे रहने वाले थे। इन्होंने कहा नहीं, हम भी बादशाह हैं, ये भी बादशाह घोषित कर दिए। औरंगजेब ने दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि अगर सब लोग बादशाह घोषित कर रहे हैं और मैं भी ऐसा करूँगा, तब पूरी जनता दारा शिकोह की तरफ चली जाएगी, और अगर जनता ही साथ नहीं रही, जनता का साथ नहीं मिलेगा, तो मैं बादशाह नहीं बन पाऊँगा। औरंगजेब ने कहा कि ठीक है भाई, जिसको बादशाह बनना है बने, हमें तो अपने पिता से मिलना है, हमें अपने पिता से मिलना है, हम पिता के बगैर नहीं रह सकते। बहुत नौटंकी दिखाया, लेकिन सबको पक्ष में करता हुआ और जनता का समर्थन प्राप्त इस रूप में कर लिया कि एक पुत्र अपने पिता से कैसे दूर रह सकता है। अगर इसे लालसा होती शासक बनने की, तो जब शाह शुजा और मुराद ने बादशाह घोषित किया है, तो ये भी अपने आप को बादशाह घोषित कर देता। इसको दिल्ली जाने दो। जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मुराद से मुलाकात कर लेते हैं औरंगजेब, और मुराद से कहते हैं कि देखो मुराद, तुम तो हो मूर्ख। अभी मन में बोले होंगे, इनसे कहे थोड़े होंगे, क्योंकि मूर्ख वाकई में थे। बोले देखो, तुम्हारे पास में अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ मिल जाते हो, तो जब हम शाह शुजा को और दारा शिकोह को मार देंगे, तो आधा राज आपका हो जाएगा और आधा हमारा हो जाएगा। दारा शिकोह खुश हो गए। बोले हम तो इतने नहीं उम्मीद किए थे, हम तो खाली गुजराते चाहते थे, लेकिन जो काबुल से लेकर के इतना बड़ा साम्राज्य हमारे देश का है, अगर आधा हमको मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है। ये बोल दिया हाँ ठीक है भैया, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। आप संघर्ष करने के लिए खड़े तो हो गए, लेकिन ये भूल गए कि जो व्यक्ति 2 अन्य को मारेगा वो हमें कैसे छोड़ देगा। आगे चल कर के स्थिति विपरीत होती चली गई।
औरंगजेब आगे बढ़ते हैं। उसके पहले शाह शुजा आगे बढ़ते हैं जब बनारस के पास में बहादुरपुर के पास शाही सेना और शाह शुजा के मध्य पहला युद्ध होता है, उसे बोलते हैं बहादुरपुर का युद्ध। देखिए ये जो उत्तराधिकार का युद्ध है ये बड़े बड़े एग्जाम में अवरोही क्रम में लगाने को आता है, क्रम में मिलाने को आता है। यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अगर उसमें जीएस का पार्ट है तो ये प्रश्न वहाँ के लिए अनुकूल है। यूपीपीएससी यानी अदर स्टेट एग्ज़ाम, सबके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन सा युद्ध क्रमशः कब लड़ा गया था। तो पहला युद्ध तो लड़ा गया बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर कहाँ है? बनारस से 6 किलोमीटर के दूरी पे है, यानी कि बहादुरपुर का युद्ध लड़ा कब जाता है? 14 फरवरी, एकदम ऐसा दिन, पवित्र दिन, लड़के और लड़कियों का पवित्र दिन होता है 14 फरवरी। 1658 में यह युद्ध लड़ा गया शाही सेना के मध्य। एक तरफ शाही सेना थी और दूसरी तरफ शाह शुजा। अब युद्ध घमासान हुआ, शाही सेना युद्ध जीत गई, शाह शुजा पराजित हुए और भाग लिए। अगला हुआ दूसरा युद्ध, धर्मत का युद्ध। ये उज्जैन के पास था। धर्मत का युद्ध ये उज्जैन के पास था। ये लड़ा गया 15 अप्रैल 1658 को। ये शाही सेना और मुराद तथा औरंगजेब की संयुक्त सेना इसमें शाही सेना पराजित हो गई और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने युद्ध जीत लिया। यानी धर्मत का जो युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 को, इसे मुराद और औरंगजेब की सेना ने जीत लिया। यहाँ पे औरंगजेब का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब वो क्या करेंगे? अब डायरेक्ट एक युद्ध और लड़ेंगे, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को लड़ा गया। और इसमें दारा की सेना एक तरफ और औरंगजेब एक तरफ। दारा की सेना एक तरफ, औरंगजेब एक तरफ। दारा की सेना पराजित हुई, औरंगजेब इस युद्ध को भी जीत गए। और जैसे ही सामूगढ़ का युद्ध जीता, आगरा में औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। ध्यान रहे, औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था।
आगरा में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया और जैसे ही राज्याभिषेक करवाया मुराद को धक्का लगा कि ये तो पहले राज्याभिषेक करवा लिए हैं, हमको तो राज्य भी नहीं दिए, बेवकूफ़ बना दिए हमको। औरंगजेब से बोले, दद्दा ये क्या किया आप? बोले चुप रहो, अभी बताते हैं क्या किया, अभी तो दिल्ली बाकी है। अब जैसे ही यहाँ से दिल्ली को पलायन किए, मुराद और औरंगजेब के मध्य विवाद हो गया, होना लाजमी था। मुराद ने कहा कि आपने युद्ध लड़ा, हमने आपका साथ दिया, हम आपको जिताए भी, और आपने हमसे वादा किया था कि हम आपको आधा राज्य देंगे, और अकेले अपना राज्याभिषेक करवा लिए, हमको कुछ दिए नहीं। बोले यार तुम मूर्ख हो, तुम कौन लायक हो, चलो मुराद को कैद कर लिया, मुराद को बंदी बना लिया और बाद में इनको भी मार दिया, इनका भी काम खत्म कर दिया। दिल्ली के तरफ पर खजुआ के पास में औरंगजेब और सूजा के मध्य चौथा युद्ध होता है, खजुआ का युद्ध। इसमें शाह सूजा और औरंगजेब के मध्य होता है, सब एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। शाह सूजा पराजित हुए, औरंगजेब यहाँ भी विजयी हुए और अंतिम युद्ध लड़ा गया। ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। अंतिम युद्ध लड़ा गया जो पांचवा युद्ध था, देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध लड़ा गया, ये पांचवा युद्ध था उत्तराधिकार में। ये लड़ा गया 13 मार्च 1659 को अजमेर के पास लड़ा गया। इसमें दारा और औरंगजेब आमने सामने थे। दारा बुरी तरह पराजित हुए, औरंगजेब विजयी हुए और दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। यानी कि पांचों युद्ध में भारी औरंगजेब ही रहे। अब क्रमशः आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डेट वाइज पूछता है तो बहादुरगढ़ का पहला युद्ध है 14 फरवरी 1658 को। शाही सेना इसमें विजयी होती है, शाह सूजा पराजित होते हैं। यानी कि शाही सेना और शाह सूजा के मध्य पहला युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास। इसमें शाही सेना पराजित हुई, मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना विजय रही। तीसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का, ये हुआ 29 मई 1658 को। फरवरी, अप्रैल, मई, ये 3 युद्ध तो हुए 1658 में। सामूगढ़ में दारा सिकोह की सेना पराजित हुई, औरंगजेब विजयी हुए। आगरा में औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद लास्ट के जो 2 युद्ध हैं, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को होता है। इसमें औरंगजेब और शाह सूजा के मध्य होता है, औरंगजेब विजयी होता है। अंतिम युद्ध उत्तराधिकार का देवराई का युद्ध है, 13 मार्च 1659 को होता है। अजमेर के पास दारा सिकोह पराजित होते हैं, औरंगजेब विजयी होते हैं और दूसरी बार राज्याभिषेक करवाते हैं। एक बात ध्यान रहे, शाहजहां को अंतिम दिन में शाह बुर्ज, आगरा के किला शाह बुर्ज में एक बंदी की भांति रखा गया था। उस समय इनकी एक पुत्री जहां आरा इनके साथ रहती थी। वहीं पे 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई।
औरंगजेब बन जाते हैं शासक। संघर्ष किए और अपने भाइयों को किनारे करते हुए अंततः औरंगजेब बादशाह बन गए। अब ये जो कि बादशाह बन चुके हैं, औरंगजेब के माता का नाम था मुमताज महल। ये वही मुमताज महल हैं जिनके याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ये वही मुमताज महल हैं जो शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थीं। ये वही मुमताज महल हैं शाहजहां ने जिसे 14 बच्चे पैदा किए। मजाक थोड़ा है। ये विश्वास दिलाता है, प्रेम का पराकाष्ठा है ये। इन्हीं में से एक बच्चा औरंगजेब थे। इनके औरंगजेब के माता का नाम मुमताज महल और पिता का नाम शाहजहां है। चौबीस अक्टूबर 1618 को शाहजहां इस दुनिया में आए, जन्म लिए। चौबीस अक्टूबर 1618 को शाहजहां के बीवी मुमताज महल के गर्भ से जन्म लिए औरंगजेब, और आगे चल करके 1658 में अपने 3 भाइयों को मारकर बादशाह बने। यानी कि औरंगजेब जब अपने भाइयों को मार करके उत्तराधिकार का युद्ध जीत करके बादशाह बनते हैं तो ये धर्मांध हो गए। कैसे? अब इनको चाहिए था सपोर्ट। इंसान यदि स्वयं बनता है, कुछ कार्य करता है, तो किसी और के सपोर्ट के लिए उसे किसी और को मनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपने जो उत्तराधिकारी थे दारा सिकोह, इनको मार करके गद्दी प्राप्त किया है, तो लोगों का समर्थन तो चाहिए ही था। अब औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि 80 प्रकार के कर समाप्त किए जाते हैं। जनता में हलचल मच गई, भाई खुश हो गए, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बादशाह है, कर माफ कर दिया। और इसमें राहदारी कर, और पानदारी कर भी शामिल है। इससे लोगों में बहुत उत्साह पैदा हुआ। राहदारी कर का मतलब होता है परिवहन कर। परिवहन कर, कहीं आने जाने पे जो कर लगाया जाता है उसे परिवहन कर कहा जाता है। यानी परिवहन कर को समाप्त कर दिया। और पानदारी कर यानी कि चुंगी, पानदारी कर यानी चुंगी कर, इसे भी समाप्त कर दिया गया। और सिक्के पर कलमा लिखना बंद कर दिया गया। और यह बात कही गई कि सिक्का तुच्छ व्यक्तियों के हाथ में भी जाता है, नापाक व्यक्तियों के हाथ में भी जाता है, और इसीलिए पवित्र शब्द कलमा सिक्का पे नहीं होना चाहिए। यानी सिक्कों पे कलमा लिखना बंद करवा दिया। ये बात प्रश्न पूछा गया है कि किस शासक ने सिक्के पर कलमा लिखना बंद करवाया। कलमा क्या था? कलमा होता है ईश्वर का आराधना। जैसे हिंदू धर्म में
सनातन धर्म में गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसी तरह से इस्लाम में कलमा होता है, या इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये कलमा सिक्का पे लिखा जाता था, इसे बंद करवा दिया। साथ ही साथ और कई कार्य इन्होंने ऐसा किया प्रारंभिक चरणों में, जिसको लेकर के राजपूतों में भी विवाद हुआ। औरंगजेब उस स्थिति को नहीं बरकरार रख सके जिस स्थिति को अकबर ने चालू किया था। ये वही शासक है जो जजिया लगा देगा, जजिया वसूलना शुरू कर देगा। ये वही शासक है जो संगीत पे प्रतिबंध लगा देगा, बोलेगा इसे ले जाओ, मेरी नज़रों से हटा दो, संगीत नहीं होना चाहिए, इस्लाम में हराम है। तो उसी में से एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने 100 यात्रा संगीत का 100 बनाया, मतलब लाश बनाया, और औरंगजेब को दिखाने के लिए उसको कंधे पे 4 लोग उठा करके ले गए। औरंगजेब कहता है कि अब ले ही जा रहे हो तो इसे इतनी नीचे दफनाना कि ये कभी अपने क़यामत के दिन भी पंख ना उठा सके। वो लोग भी हार मान लिए। मराठों के साथ संघर्ष, राजपूतों के साथ संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष, औरंगजेब का नाम ही संघर्ष। इन्होंने राज्याभिषेक किया अपना 2 बार। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 21 जुलाई 1658 को एक बार हुआ, पहली बार जब वे सामूगढ़ का युद्ध जीते थे। जब सामूगढ़ का युद्ध विजय किए तब इन्होंने आगरा में पहली बार 21 जुलाई 1658 को पहला राज्याभिषेक किया, और उसके बाद इन्होंने 2 युद्ध और लड़े। खजुआ का युद्ध लड़ा था इन्होंने 5 जनवरी 1659 को, और शाह शुजा को पराजित किया था। शाह शुजा को पराजित किया था। उसके बाद में देवराई का युद्ध लड़ा। मार्च 1659 में दारा शिकोह को पराजित किया, और जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा गया तब दिल्ली में इन्होंने दूसरी बार राज्याभिषेक 15 जून 1659 को करवाया। यानी औरंगजेब मुगल बादशाहों में पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। याद रहे, मैंने जब शिवाजी को पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि शिवाजी, इनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। वही मैंने बताया था कि मुगल में औरंगजेब, इन्होंने भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो ध्यान रहे कि दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि वह कौन मुगल बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। यानी औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब के प्रथम शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी। अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी। एक बात और, जिस समय शाहजहां ने विद्रोह किया था, यानी खुर्रम ने विद्रोह किया था अपने वालिद यानी बादशाह जहांगीर के समय में,
तो जहांगीर ने कहा, खुर्रम तुम बहुत बदतमीजी से काम कर रहे हो, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। जहांगीर के समय में खुर्रम ने कहा, अरे पिताश्री गलती हो गई, माफ़ कर दो। बोले तो अपने 2 पुत्रों को मेरे पास जमानत के लिए भेजो और वो हमारे पास ही रहेंगे। अगर तुमने कभी भी कोई विद्रोह किया तो इन दोनों को मार दिया जाएगा। तो शाहजहां यानी खुर्रम ने अपने 2 पुत्र, एक तो दारा को और दूसरा औरंगजेब को, दारा बड़े थे और औरंगजेब उस समय मात्र 8 वर्ष के थे। तो इन दोनों लोगों को जहांगीर के पास में रखा गया था गिरवी के रूप में, कि जमानत के रूप में, कि अगर शाहजहां दोबारा कोई गलती करते हैं तो इन दोनों को मार दिया जाएगा। भाई उसमें से एक बादशाह था, कैसे मार देते। तो औरंगजेब और दारा को जमानत के तौर पर रखा गया था। एक 28 मई 1633 को 28 मई 1633 को पूरा राजघराना बैठा। सुधाकर और सुंदर, सुधाकर और सुंदर नामक हाथियों का युद्ध हो रहा था। और सभी लोग बैठे मुगल शाही देख रहे थे। उसमें सुधाकर विचलित होकर के औरंगजेब के तरफ कूद पड़ा। औरंगजेब भागने के बजाय उस हाथी से मुकाबला करने लगे और हाथी को मार दिया। जब हाथी को मार दिया तब उसी समय पे शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। अभी ये 18 के भी नहीं हुए थे और इन्हें बहादुर की उपाधि मिली थी, क्योंकि सुधाकर और सुंदर नामक हाथियों का युद्ध देखते समय सुधाकर नामक हाथी विचलित हो गई थी, जिसे इन्होंने मार दिया था। कहा जाता है युद्ध किया था, वो बाद में भाग गया था हाथी, कहीं एक जगह लिखा हुआ है कि मार दिया था। कुल मिलाकर के बहादुर की उपाधि शाहजहां ने औरंगजेब को सुधाकर सुंदर नामक हाथियों के युद्ध के समय दिया था और इन्हें बहादुर की उपाधि मिली। 1636 में दक्षिण की सूबेदारी इनको दी गई। जब ये बादशाह बने तब 80 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया, जिसमें राहदारी कर और पानदारी कर शामिल था। लोक आचरण के निरीक्षण के लिए इन्होंने मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की और मुहतसिब नामक पद पे पहली बार मुल्ला औजावाजीह को पहला मुहतसिब नियुक्त किया। मुल्ला औजावाजीह को मुहतसिब नियुक्त किया, यानी पहला मुहतसिब नियुक्त किया। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। देखिए, औरंगजेब ने बहुत कुछ विस्तारित तो नहीं किया, लेकिन इनके समय में कई ऐसे क्षेत्र जो है स्वतंत्र होने लगे थे, उसको दबाने में औरंगजेब का काफ़ी समय चला गया। उत्तर पूर्व यानी कि बंगाल के तरफ और असम के तरफ उत्तर पूर्वी सीमांत नीति। जिस समय उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, बंगाल और असम का कुछ पार्ट ये मुगल शाही सेना से अलग हो गए थे।
मुगल क्षेत्र से अपने आप को अलग कर लिए थे। अलग करने के बाद में इन्होंने मुगलों से संघर्ष शुरू कर दिया। जब औरंगजेब शासक बने तब इन्होंने उत्तर पूर्वी सीमांत नीति की तरफ ध्यान दिया और मीर जुमला को कहा कि जाइए आप बंगाल के सूबेदार बने। और बंगाल का सूबेदार बना करके मीर जुमला को भेजा और कहा कि आप अहोमों को, अहोम का मतलब असम राज्य के, असम से है, तो अहोम ये संघर्ष कर रहे थे, इनको दबाने के लिए भेजा गया। मीर जुमला इसमें सफल भी हुए। 1660 में औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। जुमला ने जो पहला कार्य किया कि अंग्रेजों ने जो क्षेत्र अधिकृत कर लिया था उसे पुनः मुगल प्रदेश में शामिल कर लिया और अहोमों के साथ संघर्ष करते हुए 2 साल बीत गए, लेकिन मीर जुमला इसमें सफल रहे। 1662 को मीर जुमला ने अहोमों के साथ संधि की और उस संधि में तमाम प्रकार के उनके ऊपर शर्तें लगा दी गईं कि वो अपने पुत्री का विवाह करेंगे मुगल के साथ, साथ ही साथ दरबार में जाएंगे और जितने संभव शर्त थे वो सब लगा दिया। लेकिन फिर दुर्भाग्य मुगलों का था कि 30 मार्च 1663 को मीर जुमला की मृत्यु हो गई। असम जीतने का श्रेय मुगल में मीर जुमला को ही दिया जाता है कि असम को मीर जुमला ने ही जीता था। जब इनकी मृत्यु हो गई तब मीर जुमला के जैसे मृत्यु होती है, अहोमों के नेता चक्रध्वज ये मुगलों से संघर्ष पुनः प्रारंभ कर देते हैं। यानी मीर जुमला के मृत्यु के बाद अहोमों के शासक चक्रध्वज ने पुनः संघर्ष शुरू कर दिया और एक लंबे संघर्ष के बाद, माना जाता है 1670 के आसपास, अहोमों ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया। अहोमों ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी असम का जो भाग था अब वह मुगल के अधीनता में पूर्णता आ गया। लेकिन जीतने का श्रेय जब भी पूछा जाएगा तो मीर जुमला को जाएगा कि मीर जुमला ने असम जीत करके मुगल साम्राज्य को दिया था। औरंगजेब की दक्षिण विजय में 2 नीतियां थीं। दक्षिण विजय बीजापुर और गोलकुंडा। तो औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को जीता और 1687 में गोलकुंडा को जीता। यही 2 पार्ट दक्षिण के मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं हो पाए थे पूर्णतः, जिसे औरंगजेब ने शामिल किया। यानी बीजापुर और गोलकुंडा को जीत करके दक्षिण विजय का भी इन्होंने अभियान को सफल बनाया। अब औरंगजेब के समय में औरंगजेब से मराठों का संघर्ष हो रहा था। कहा जाता है औरंगजेब की नीतियों ने और दक्कन के उलझाव ने मराठों ने
औरंगजेब को नासूर की भांति महसूस करवाया और औरंगजेब को नाको चने चबवाने के लिए मराठों ने मजबूर कर दिया था। और मराठों के साथ संघर्ष करते हुए, दक्षिण के साथ संघर्ष करते हुए औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यानी औरंगजेब और मराठा का संघर्ष। औरंगजेब और मराठे, सबसे बेहतर अगर किसी ने औरंगजेब को टक्कर दिया तो वो मराठे थे, क्योंकि इस समय कौन है? शिवाजी। औरंगजेब शिवाजी को कहता था पहाड़ी चूहा, कहता था पहाड़ी चूहा ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, इसका कुछ इलाज होना चाहिए। मार खोपड़ी हिला के बोलता था। देखे नहीं है लेकिन किताब में लिखा है इसे। औरंगजेब शिवाजी को मारने के लिए सबसे पहले अपने मामा शाइस्ता खां को भेजते हैं। शाइस्ता खां योग्य सेनापति में से थे। इनको भेजा गया 1660 में। ये आकर के शिविर लगाए। 61 में शिविर इन्होंने 61 में लगाया था। 60 में नियुक्त किया गया, पहुँचे 61 में, शिविर लगाए और घेरा डाल दिए शिवाजी को। शिवाजी सोचते रहे कि करें तो क्या करें। लेकिन तब जा कर के 1663 में शिवाजी को समझ में आया कि शाइस्ता खां को मार देना चाहिए। लेकिन शाइस्ता खां के पास इतनी बड़ी सेना थी, शिवाजी के पास ज़्यादा अच्छी सेना भी नहीं थी, ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे, वह दिमाग था शिवाजी के पास। इन्होंने चुने हुए 15 घुड़सवार लिए और पहले कुछ दूरी तक मुगल के तरफ से आने वाले जो मार्ग था उधर निकल गए और उसके बाद उस मार्ग से तीव्र गति से शाइस्ता खां के तरफ, ये कहते हुए जहाँ जहाँ पे इन्हें रोका गया मुगल सैनिकों के द्वारा अलग अलग पंडालों पे, ये कहते हुए आगे बढ़ते आए कि मैं औरंगजेब का संदेश लेकर के आया हूँ शिवाजी के प्रति, इसलिए हमें शाइस्ता खां से त्वरित मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी ने इन्हें रोका भी नहीं, क्योंकि माना था लगभग 20 से 25 कोस दूर, लगभग 70 से 80 किलोमीटर पहले छुप करके वो मुगल मार्ग पर चले गए थे शिवाजी, उसके बाद वापस आना शुरू किए मेन रास्ते से। तो लोगों को यकीन भी हुआ कि शिवाजी कहाँ इधर से चले आएंगे इतनी दूरी से। अब इतना बेग से आए कि शाइस्ता खां के जब किले में घुस गए पंडाल में, तब इनके ऊपर आक्रमण कर दिए। शाइस्ता खां समझ ही नहीं पाए कि हो क्या गया, इतनी बड़ी चौकसी के बावजूद मेरे अंदर आ कौन गया। शाइस्ता खां भाग उठे, इनका अंगूठा तब भी कट गया। शिवाजी ने अंगूठा तब भी काट दिया था भागते भागते, और शाइस्ता खां का एक पुत्र मारा गया। शाइस्ता खां भाग करके पहुंचते हैं मुगल दरबार में। औरंगजेब कहते हैं जाइए मामा जी, यदि आप हमारे मामा नहीं होते तो आपका हम सर काट दिए होते। आपको शर्म नहीं आती है, अंगूठा कटवा के हमारे सामने चले आए हो। इनको बंगाल भेज दिया गया। अब 1664 में शिवाजी ने सूरत लूटा और अहमदनगर को लूटा। औरंगजेब को चैन नहीं पड़ रहा था कि शिवाजी को कैसे निपटा जाए। वो सोचता था बड़े बड़े साम्राज्य को हमने धराशाही कर दिया, ये छोटा सा पिद्दी सा चूहा, और लंबाई भी शिवाजी की कम थी, ये परेशान कर रखा है। इन्होंने फिर जय सिंह को नियुक्त किया। जय सिंह के नेतृत्व में और दिलेर खां के सहयोग से, दिलेर खां को सहयोगी के रूप में भेजा और जय सिंह को भेजा कि जाइए आप शिवाजी का कैद करके लाइए, जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शिवाजी जय सिंह की बड़ी इज्जत करते थे, एक तो हिंदू होने के नाते, और दूसरा शिवाजी
जयसिंह को अपना आदर्श मानते थे। जयसिंह बहुत बलशाली और योग्य सेनापति थे। जब जयसिंह ने शिवाजी का घेरा डाला चारों तरफ से, तब शिवाजी पहले तो समर्पण नहीं किए, लेकिन जब लगा कि समर्पण नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे, तब इन्होंने शिवाजी ने संदेश भिजवाया। जयसिंह ने कहा, देखिए शिवाजी, आप अगर हमारी थोड़ी भी इज्जत करते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए और हमारे साथ आगरा चलिए। शिवाजी ने 2 शर्त रख दी कि हम संधि तो करेंगे और आगरा भी चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारा सम्मान एक राजा की भांति होना चाहिए, कैदी की भांति नहीं। जयसिंह ने कहा कि मैं ये तो आपसे वादा नहीं करता कि आपका सम्मान एक राजा की भांति होगा, लेकिन ये वादा जरूर करता हूं कि आपके शरीर पे खरोच नहीं आने दूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शिवाजी इस बातों से भी तैयार हो गए, कहे ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। अब 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि में से 35 किला से 23 किला मुगलों को देना पड़ा। साथ ही संभाजी के साथ शिवाजी को मुगल दरबार में पेश होना पड़ा। अब शिवाजी जयसिंह के कथनानुसार आगरा पहुंच गए और संभाजी को 5 हजारी मनसब में खड़ा कर दिया गया और साथ ही साथ शिवाजी को भी। शिवाजी को स्वयं को 5 हजारी मनसब में देख करके बहुत गुस्सा आया और डरे नहीं, उन्होंने वही विद्रोह कर दिया। बोले, मैं एक राजा हूं और इन 5 हजारी मनसब में हमें खड़ा करके हमें अपमान करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जो कि जयसिंह ने वादा किया था कि आपके शरीर पे आंच नहीं आने देंगे, और ये बात जयसिंह ने औरंगजेब से बताई भी थी कि मेरे रहते हुए और इस बार के आए हुए अभियान में संधि के पहले जो हमने वादा किया है शिवाजी से कि उनके शरीर पे आंच नहीं आएगा, तो इसका ध्यान रखना होगा आपको। औरंगजेब जयसिंह को नाराज कर नहीं सकते थे। इन्होंने शिवाजी को कैद करा करके आगरा के जयपुर भवन में रख दिया, लेकिन जयसिंह को कुछ डाउट हुआ, इसीलिए जयसिंह ने अपने पुत्र राम सिंह को बुलवाया और राम सिंह से कहा कि मैंने वादा किया है शिवाजी से कि आपके शरीर पे आंच नहीं आएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी सुरक्षा करें। राम सिंह ने अपने पिता के बातों को गंभीरता से लिया और शिवाजी के देखरेख में इन्हें नियुक्त कर दिया गया। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 1666 में मिठाई की टोकरी में बैठ करके भाग आए। जब यहां से भाग निकले, तब बाद में शिवाजी ने मुअज्जम से, शहजादा मुअज्जम को एक पत्र लिखा और मुगल से संधि करने की इच्छा जाहिर की। औरंगजेब बहुत खुश हुआ कि कम से कम ये शांत बैठ जाएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ये पहाड़ी चूहा पता नहीं क्या करे। मुअज्जम को अनुमति दे दिया कि शिवाजी से कहो कि हम तैयार हैं। औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देता है। शिवाजी बहुत चालाक थे, वो जानते थे कि अभी हमको अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और तब तक मुगल से हम संधि कर लेते हैं,
वो हमें दबाने की कोशिश ना करें। शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दिया और उनके पुत्र संभा को 5000 का मनसब भी दिया। तब तक 1670 में शिवाजी ने अपनी स्थिति मजबूत कर लिया और फिर कह दिया हम मुगलों की बात नहीं मानेंगे, और मुगलों से पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो आगे चलता रहा। बारी बारी से साहू जी, उसके राजा राम, साहू जी, अन्य लोग मुगलों से बराबर संघर्ष करते रहेंगे। यानी कि यहाँ पे सफलता केवल जय सिंह को मिली थी पुरंदर की संधि के साथ। शाइस्ता खां और जय सिंह, दिलेर खां, इन लोगों को औरंगजेब ने नियुक्त किया था, जो कि पुरंदर की संधि के साथ समाप्त हुआ। आगे चल करके फिर औरंगजेब के साथ संघर्ष प्रारंभ रहेगा राजा राम के नेतृत्व में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।